आरएस क्यों बनना चाहते हो, इसका कैसे आंसर किया जाए, इसके लिए मैं आपको 3-4 अलग अलग फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। आपको जो ज़्यादा सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर किया जा सकता है। पहला जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच से शुरुआत की जा सकती है कि सर शुरुआत मैंने आरएस की तैयारी इसलिए की थी और वर्तमान में मैं इसलिए आरएस बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, शुरुआत मैंने इसलिए की थी। किस लिए शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आप 3-4 कहानियाँ होती है सामान्यतः, उन कहानियों में आपके लिए कौन से सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि एक तो ये होता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति एसडीएम बना था और उसका जब उतना मान सम्मान हुआ तो मुझे लगा कि मुझे भी परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाना है और इस वजह से मैंने आरएस की तैयारी शुरू की। हालांकि मुझे उस समय में आरएस की बहुत ज़्यादा बातें नहीं पता थी, उनकी क्या कार्य होते मुझे नहीं पता था, लेकिन तैयारी के दौरान मुझे ये चीज़ें पता लगी और फिर मैंने डिटरमाइंड उसको कर लिया कि अब मुझे यही चीज़ करनी है और ये उसकी कैपेबिलिटी है, तो वर्तमान में मेरे ये कारण हैं। ठीक है। या फिर एक और जो कहानी होती है सामान्यतः कि हमारे स्कूल में एक दिन कोई एसडीएम साहब आए थे, उनकी जब मैंने पावर देखी, उनके द्वारा किए जब जब कार्य देखे, तब मुझे लगा कि समाज में एक बड़ा बदलाव इसके माध्यम से आ सकता है और इसलिए मैंने शुरुआत कर दी। हालांकि तैयारी के दौरान मुझे आरएस के जो कार्य क्षेत्र हैं वो जानने का मौका मिला, तब मुझे पता लगा कि इस जॉब में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी है। जो भी आप कह रहे थे वो सारी बातें वर्तमान में क्या, इससे आपका आंसर जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक ज़्यादा लगेगा कि हाँ वास्तविकता में ऐसी ऐसी बात है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मान लो कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई किसी के परिवार में, है ना, उस परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति ऑलरेडी कोई सिविल सर्विस में था, उस प्रकार की बात को जोड़ के बोला जा सकता है। या किसी के परिवार में पहले से कोई व्यक्ति पुलिस सेवा के अंदर हो और उसे लगता हो कि नहीं मुझे आरपीएस बनना है, या फिर सरकारी किसी भी महकमे में हो, उसे लगा कि मुझे आरएस बनना है ना। या फिर जो है आप जब जो है फौज में नौकरी कर रहे थे उस दौरान आपको कुछ चीज़ें लगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपने शुरुआत क्यों की, उस समय में कारण कुछ और थे और वर्तमान में आपको कुछ नई बातें पता लगी इसलिए कारण कुछ और है। एक तो इस अप्रोच को रखा जा सकता है। बात समझ में आई है ना, कि मैंने शुरुआत इस वजह से की थी और वर्तमान में इस वजह से। तो जो भी इन दोनों ने आंसर किए वो वर्तमान वाले पॉइंट में रख दो, लेकिन शुरुआत के लिए 1-2 लाइन जो आप और आगे जोड़ दो ताकि आपका आंसर ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको जॉब डाइवर्सिटी के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत बाद में पता लगता है। इवन अपन पबैड ख़त्म कर लेते तब तक नहीं पता होता, उसमें पहली बार पढ़ते हैं कि एसडीएम के रोल क्या होते हैं। उससे पहले 60% सिलेबस पढ़ चुके होते हैं और हमें वास्तविकता में नहीं पता होता कि एसडीएम का काम क्या होता है, पबैड में पहली बार पता लगता है। तो जो आप इसको शुरुआत और वर्तमान के माध्यम से भी बांट के बता सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं, अब मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ, जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग रख लेना। एक जो है इसको थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वे में भी थोड़ा सा रखा जा सकता है, बस उसका नाम ना लेते हो। थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इस तरीके से, जैसे भी मान लो कोई बहुत अच्छे रिच बैकग्राउंड से है या फिर कोई बहुत अच्छी सर्विस से ऑलरेडी पहले बहुत अच्छी सर्विस में है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी सर्विस में है, वहाँ से यदि आ रहा है और उससे प्रश्न पूछा जाए कि आपका 1 करोड़ का पैकेज था और आप उसको छोड़ के क्यों आ रहे हो, आप बहुत अच्छे रिच बैकग्राउंड से आते हो तो आप उसको छोड़ के जो है इस आरएस वाली फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो वहाँ पर एक थियोरेटिकल आंसर किया जा सकता है बिना नाम लेते हुए कि सर जैसे मैस्लो का सिद्धांत है जिसमें कि व्यक्ति की शुरुआती जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी करने के बाद उसे लगता है कि अब जो हमारी दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमें ज़्यादा रिकॉग्निशन चाहिए, हमें ज़्यादा लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, क्योंकि बेसिक नीड्स के बाद में इन सब चीज़ की आवश्यकता होती है, ये हमारी हायर नीड्स है, तो इन हायर नीड्स को पूरा करने के लिए तो ये इस थियोरेटिकल से आप शुरुआत कर सकते हो। या फिर एक और थ्योरी भी आती है और वो थ्योरी आती है, जापान के अंदर एक बुक चलती है जिसका नाम है इकिगई कॉन्सेप्ट, वो भी आपने पढ़ा होगा। इकिगई कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इकिगई कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यक्ति किस चीज़ के लिए काम करता है, व्यक्ति पावर के लिए, व्यक्ति प्रेस्टीज के लिए या फिर जो पैसे के लिए, या फिर जो वो पर्सनल ग्रोथ के लिए, या फिर जो पर्सनल टाइम के लिए, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो जॉब को, वो नौकरी को बेहतर माना जाता है। और सर यदि आरएस को अपन देखें तो पर्सनल टाइम वाले पॉइंट को छोड़ दें तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो आवश्यकताएं हैं वो इस नौकरी के अंदर पूरी होती है।
जो भी एक नौकरी की 5 आवश्यकताएं मानी जाती है, उसमें से जो 4 आवश्यकताएं हैं वो एक ही गई कॉन्सेप्ट के तहत पूरी होती हैं। बस एक टाइम वाला यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर है कि टाइम, पर्सनल टाइम शायद उतना नहीं मिल पाता, बाकी सारी चीज़ें जो आर एस के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब ये करना क्या है, ये जो 2-3 मैंने जो बातें बताई है, इसका मिक्सचर करते हुए एक आंसर तैयार किया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसी आंसर को इस तरीके से भी तोड़ा जा सकता है कि सर मेरे कुछ तो पर्सनल रीजन है और कुछ जो पब्लिक रीजन है। पर्सनल रीजन ये है कि मैं परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे पद पर जाके और उनके लिए काम करना चाहता हूँ, मतलब उनको गौरवान्वित महसूस करवाना चाहता हूँ। और पब्लिक रीजन ये है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, इसमें से आप बता सकते हो कि जैसे मैं बैलेंस डिसीजन लेता हूँ, उन सब के माध्यम से मैं समाज के अंदर कुछ सुधार करना चाहता हूँ। इस तरीके से 2-3 आंसर है, इन दोनों तीनों आंसर का एक बेहतर सा मिक्सचर करते हुए आप अपना आंसर जो तैयार कर सकते हैं। तो भाई बात समझ में आई क्या, क्या क्या कह रहे हैं, है ना? तो शुरुआत इस तरीके से करना, प्लस वर्तमान में क्या रीजन है, एक तो ये तरीका हो सकता है, मेरे कुछ पर्सनल या फिर पब्लिक रीजन है वो तरीका हो सकता है, और थ्योरेटिकल वे में इस तरीके से एक तरीका हो सकता है। ओवरऑल यदि हम पूरे आंसर का कंक्लूजन देखेंगे ना, तो वो इसी तरीके का आएगा कि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कि एक नौकरी के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं वो लगभग सारे इसमें हैं। इसमें प्रतिष्ठा अच्छी है, इसमें कैरियर की अपॉर्चुनिटी, पर्सनल ग्रोथ और डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अच्छा, जब वो आपसे डाइवर्सिटी आप शब्द आएगा ना, कई बार आपको इस पर काउंटर किया जाएगा कि डाइवर्सिटी, आप मुझे बताओ कोऑपरेटिव सर्विस में कहाँ डाइवर्सिटी है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ तहसीलदार सर्विस में कहाँ डाइवर्सिटी है, तो आप 3-3, 4-4 फील्ड याद रख के जाना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम होता है। जैसे आपके कोऑपरेटिव सर्विस है तो उसमें भी 3-4 होते हैं, चुनावी शाखा अलग होती है ना, डेयरी वाला जो सेक्टर है वो एक अलग होता है, तो इस तरीके से 3-4 शाखाएं होती है। तहसीलदार जो है, तहसीलदार एसडीएम ऑफिस में भी काम करता है। तहसीलदार जो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एक तहसीलदार चाहिए होता है। तहसीलदार रेवेन्यू इंटेलिजेंस का काम भी उस समय में वहाँ पर भी एक पोस्ट खाली रहती है, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर तहसीलदार की एक एक पोस्ट होती है, तो वहाँ पर किसी भी जगह पर काम करने का मौका मिल सकता है, केवल रेवेन्यू से संबंधित नहीं है। तो मतलब कि काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि आप डाइवर्सिटी की बात करोगे तो पक्का कि कहाँ है डाइवर्सिटी बताओ, तो वहाँ पर आपको 2-2, 3-3 पॉइंट पता होने चाहिए कि हाँ इस पोस्ट में ये 2-3 जो वो डाइवर्सिटी। तो कुल मिलाकर आप एक अच्छा ऐसा एक आंसर जो तैयार कर सकते हैं। ये 2-3 मैंने आपको आइडिया दे दिए, इससे संबंधित एक अपना एक अच्छा आंसर तैयार करें, पर जो भी आंसर तैयार करें पहले से तैयार करके रखें और उसको कम से कम 3-3, 4-4 बार जो खुद के मन में रिवाइज कर लें। और फिर एक और बात, रिवाइज तो कर लिया, अच्छे से तैयार भी कर लिया, लेकिन वहां पर जब बोल रहे हैं तो रटा रटाया लगना नहीं चाहिए। है आपका रटा रटाया, लेकिन लगना नहीं चाहिए। वहां पर थोड़ा सा फंबल भी करना है, थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी है, जैसे अभी सोच रहे हैं उस प्रकार का भी करना है, जानबूझ के फंबलिंग करनी है वहां पर, जैसे थोड़ा सा अटक रहे हैं, थोड़ा सा अभी सोच रहे हैं, है ना, तो ऐसा रटा रटा लगना नहीं चाहिए। यूपीएससी का बहुत ज्यादा इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, हाँ स्पेसिफिकली नहीं, क्योंकि एक किस्सा है इसका यूपीएससी वाला। एक कोई कैंडिडेट था, उसने 2-3 बार बड़े जोर दे दे के कहा कि मैंने तो यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए हैं, मैंने तो यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो एक मेंबर ने दूसरे को पूछा कि सर एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट किसी को रिजेक्ट कर दे तो हाई कोर्ट उसको अनुमति दे सकता है क्या? और उसको इंटरव्यू में बड़े कम मार्क्स दे के भेजे। तो यानी कि आप बार बार यूपीएससी कर रहे हो ना, तो एक तरीके से आरपीएससी को ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट नहीं करने का, ठीक है ना, तो उस चीज़ का अपन ध्यान रखें। फिर जैसे आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, मैंने इसका एक जो एक आंसर इस तरीके का बना रखा था, है ना, जैसे कि सर सिविल सेवा से प्रशासन को अंदर से जानने, समझने और योगदान देने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक शब्दों को क्यों लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रशासन को अंदर से जानने, अभी तक तो जानते ही नहीं है ना, अपन ने तो केवल बस सुना है बाहरी रूप से। तो प्रशासन को अंदर से जानने, समझने और योगदान देने का अवसर मिलेगा। इससे प्राप्त अथॉरिटी और अपॉर्चुनिटी एवं पावर से लोगों को एम्पावर किया जा सकता है। अथॉरिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो पावर मिलती है उससे लोगों को एम्पावर किया जा सकता है। तथा सर इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी अधिक है। मैं अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहता हूँ, और कुछ क्वालिटीज़ है जिनका प्रशासन में मैं अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। इस तरीके का मैंने एक आंसर फ्रेम किया था, सोचा था ये दोनों तीनों चीज़ों को मिलाकर इस तरीके का एक आंसर प्रिपेयर किया। तो जो भी हो, कहने का मतलब ये, जो भी हो आप अपना आंसर एक तैयार करके रख लें। ये भी कर सकते हैं कि शुरुआत इस वजह से कि अभी ये कर रहा हूँ, थ्योरी से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपना एक आंसर तैयार करके रखें।
और जो भी मैंने आंसर तैयार किया था उसमें लास्ट लाइन फिर से मैंने तो ऐसी सोची थी, हिंट छोड़ा जाए अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न ऐसी लाइन छोड़ोगे तो क्या होना चाहिए सर, कुछ क्वालिटीज हैं जिनका मैं प्रशासन में उपयोग कर सकता हूं। तो अगला प्रश्न क्या होना चाहिए कि आप में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। तो एक ये भी अपन काम कर सकते हैं, अपना जब भी आंसर हम तैयार कर रहे हों तो लास्ट लाइन एक ऐसी रखी जा सकती है जिससे कि अगला प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बने, कि उसी से ड्राइव हो इंटरव्यू, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया वो क्या था कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हो। तो आप में तो आपको कौन सा ठीक लग रहा है, इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा कि मैंने इस तरीके का सोचा हुआ है? कोई बताना चाहेगा क्या आप आरएएस क्यों बनना चाहते हो? कोई तो बता दो। अभी से देखो बोलने का आप हिचकिचा रहे हो तो इंटरव्यू में कैसे बोलोगे? क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कौन सुन रहा है आपकी बात भी, किसने बोली है? बता दो कोई तो। हाँ भी मुकुल बताओ। आप पूरे लाइन बना के बताओ मेरे को। वो तो मैंने बता दिया किस तरीके से सोचना है लाइन बना के बताओ, ठीक है। तो हालांकि ये तो आपका अभी आपने आंसर तैयार किया इसलिए काफ़ी लेंदी हो गया, पर जो शुरुआती कहानी थी उसको छोटा कर दिया है ना, 2 से 3 लाइन में ख़त्म बस। हाँ हाँ अभी तैयार किया इसलिए। अच्छा, जब भी आप ये आपसे पूछा जाता है ना कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, आप जो भी आंसर करते हो तो मुख्यतः 2 काउंटर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप एक जगह कहीं ना कहीं समाज बस एक तो समाज सेवा आप जरूर बोलते हो, है ना। तो समाज सेवा यदि आप बोल रहे हो तो वो आपसे पूछेंगे कि समाज सेवा तो आप एनजीओ शुरू करके भी कर सकते हो, समाज सेवा तो दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो। ये काउंटर क्वेश्चन सामान्यतः रहता ही है। तो उसमें आपको बिल्कुल ही कहना है बिल्कुल सर सही बात है, जो एनजीओ के माध्यम से कर रहा है या जो दूसरे तरीकों से कर रहा है वह भी एक समाज सेवा ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज सेवा के साथ साथ एक हमें जो वो पावर हो जिसके माध्यम से समाज सेवा को करना आसान हो जाए, या फिर वो जो पावर है वो इसमें उत्प्रेरक के रूप में काम, उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के रूप में जो वो काम करती है तो वो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ सर मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है, वो भी मैं ठीक तरीके से निर्वहन कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से कि समाज, ये भी बिल्कुल समाज सेवा ही कर रहे हैं, यही कहना है, आपकी बात को हम काट नहीं रहे, वो ये भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब सर्विस, सिविल सर्विस में आने से फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर पाऊंगा और इसके साथ साथ में जो पावर है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करेगी, मेरे एफर्ट्स लगेंगे कम और मैं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जो काम कर पाऊंगा। एक एनजीओ जो होता है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करता है, लेकिन जो एक सिविल सर्वेंट होता है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम कर सकता है, ठीक है ना। तो एक तो ये काउंटर क्वेश्चन आता है। दूसरा ये आता है कि डाइवर्सिटी कहाँ है, डाइवर्सिटी बताओ। और अपने पास में इसका कोई खास आंसर नहीं होता, कहाँ है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अपन ने सुना ही होता है कि डाइवर्सिटी है, कहाँ है डाइवर्सिटी। तो आरएस आरपीएस ये तो सब आपको पता ही है। अब इसके बाद से शुरुआत कर लेते हैं वो कि बताओ आरटीएस में कहाँ डाइवर्सिटी है। तो आप कहते हो सर आरटीएस जो वो लगभग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक आधी पोस्ट होती है और हर एक डिपार्टमेंट में किसी में भी लगाया जा सकता है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिसर्च करने के लिए एक अलग से पोस्ट होती है, ट्रेनिंग देने के लिए आरआरटीआई है वहाँ पर पोस्ट होती है, एसडीएम ऑफिस के अंदर पोस्ट होती है, रजिस्ट्रार के रूप में है वो पोस्ट होती है। तो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं। तहसीलदार आरटीएस सर्विस के अंदर ही आपसे पूछ लिया जाए कि कोऑपरेटिव सर्विस में बताओ कहाँ है डाइवर्सिटी, तो कोऑपरेटिव सर्विस के अंदर इसी तरीके से सर डेयरी सेक्टर के अंदर अलग से है, चुनावी शाखा जो है वो अलग से है, और अलग अलग समय में अलग अलग जो है पोस्ट के तौर पर काम करने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी तो है ही। आपसे पूछ लिया जाए बताओ सीडीपीओ में कहाँ है, उसमें भी सर कहीं पर कई बार जो महिला विकास के लिए, कहीं पर बाल विकास के लिए, कहीं पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लीडर के तौर पर काम करना रहता है। इस तरीके से डाइवर्सिटी तो हर सर्विस के अंदर है ही यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा 2-3 पोस्ट के रूप में देख लेंगे आप, यहाँ डाइवर्सिटी तो है। इस तरीके से 2-3 काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनका आंसर जो ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं।